Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video. Today we are going to discuss about 8th topic of 3rd unit, Textiles and Environment. इसमें हम पढ़ेंगे बैंड डाइज के बारे में, कौन सी डाइज होती है जो बैंड हैं, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स क्या होते हैं, कंटामिनेशन कैसे होता है थ्रू टेक्सटाइल्स एंड थ्रू डाइज और एवरीथिंग जो भी कंटामिनेशन करते हैं कपड़े को, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्या होता है, इको लेबल्स, इको मार्क्स क्या होते हैं, ये हम इस टॉपिक में इस आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले टेक्सटाइल्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू केमिकल डाइज एंड वेस्ट वाटर. केमिकल्स, डाइज और वेस्ट वाटर से टेक्सटाइल्स जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस रखी जाएं तो इकोसिस्टम को भी बचाया जा सकता है, प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है ना. हम इस प्रेजेंटेशन में कवर करेंगे इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, बैंड डाइज के बारे में पढ़ेंगे, कंटामिनेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखेंगे और इको लेबल्स और इको मार्क के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सबसे पहले है इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स. तो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स क्या होते हैं? टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड विथ मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ऐसे टेक्सटाइल्स जो कि मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट दें. ठीक है, मतलब यहाँ पर आपने फाइबर्स, डाइज और फिनिशिंग कुछ इस तरीके की यूज़ करिए जो कम से कम एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करे. ठीक है, अब जैसे कि आप देखिए कि जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, जो फाइबर से यान बनाने के प्रोसेस होते हैं, यान से फैब्रिक बनाने के जो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इन प्रोसेस के बीच में जब भी कहीं कोई केमिकल यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो कोशिश की जाती है कि वो सेफ हो, राइट, वो एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ ना पहुंचाए. ओके, तो बस यही, जब भी टेक्सटाइल्स बनाने की प्रोडक्शन जब होता है तो कोशिश करी जाती है कि एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट जो है वो कम से कम पड़े. ऑल्सो ग्रीन टेक्सटाइल्स, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स, ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स के. ठीक है, अलग अलग नाम है. इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रीन टेक्सटाइल्स के नाम से भी आ सकता है, सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स के नाम से भी आ सकता है. तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स की बात चल रही है. अब इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो नेचुरल फाइबर यूज़ किया जाए. ठीक है, नेचुरल फाइबर यानी कि अब हमने पढ़ा है फाइबर का क्लासिफिकेशन, है ना. हमने नेचुरल पढ़ा है और मैनमेड यानी सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा है. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फाइबर का यूज़ होगा तो ऑब्वियस ही बात है सिंथेटिक का कम यूज़ हुआ तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एनवायरनमेंट है उनको नुकसान कम पहुंचेगा, है ना. तो ऑर्गेनिक कॉटन हो गया, ऑर्गेनिक वूल हो गया, लिनन, हेम्प, जूट, बम्बू फाइबर, ये सारे फाइबर्स जो है नेचुरल फाइबर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना, और इनमें केमिकल इनपुट काफ़ी कम होता है, स्किन फ्रेंडली होते हैं. बिकॉज कई बार कई लोगों को केमिकल से एलर्जी भी होती है. तो जब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की तो एलर्जीज भी हो सकती हैं, है ना. तो इसीलिए क्या करना चाहिए, नेचुरल फाइबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. ठीक है, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो, एनवायरनमेंट को परेशानी ना हो. दूसरा है रीजनरेटेड इको फाइबर्स, यानी कि जो नेचुरल फाइबर्स है उसी को रीजनरेट किया जाए. ठीक है, जैसे होता है लियोसेल. लियोसेल 99% सॉल्वेंट रिकवरी होती है इसकी. ठीक है, मोडाल, इको फ्रेंडली बैम्बू विस्कस, यानी कि नेचुरल से ही रीजनरेट किया गया. जैसे नेचुरल से रीजनरेट रेयॉन किया जाता है ना, वैसे ही अलग अलग तरीके से और नेचुरल से रीजनरेट किया जा सकता है जिससे कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे. फिर है रिसाइकल्ड फाइबर. अब जो फाइबर्स बन चुके हैं, है ना, अब वो नष्ट नहीं हो सकते. जैसे कि पॉलिएस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रिलिक होता है. ठीक है, आपने देखा होगा जब इनका बर्निंग टेस्ट किया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये प्लास्टिक में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, श्रिंक हो जाते हैं, बीड्स बना लेते हैं, है ना, तो इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. तो अब इनका रिसाइकल होना चाहिए, है ना. इंस्टेड ऑफ डंपिंग इट या फेंकने से बेटर है कि हम इसे वापस से हीट प्रोड्यूस करके इसको रिसाइज करके फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं, है ना. देखो, रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर, आर पेट, रिसाइकल्ड पेट, है ना, रिसाइकल नायलॉन, रिसाइकल्ड कॉटन. बेनिफिट्स इसके होते हैं कि वेस्ट जो है वो कम करता है और वाटर और एनर्जी को सेव करता है. इंस्टेड ऑफ नया बनाने की जगह हम पुराना को ही रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे हम पॉलिथीन्स को रिसाइकल करते हैं वैसे. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स हुए जो कि 3 टाइप के होते हैं.
अब हम इको फ्रेंडली डाइंग के बारे में बात करें, बिकॉज डाई प्रोसेस भी कुछ ऐसी होती है जो कई बार क्या करती है, एनवायरनमेंट को ठेस पहुंचाती है। ह्यूमन इफेक्ट भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कपड़ों से बहुत कम होता है वैसे तो, बट कई बार होता है ऐसे कि कुछ कपड़ों का रंग जो है वो स्किन पे छूट जाता है, जिसकी वजह से इरिटेशन होने लगता है ना। तो इको फ्रेंडली डाइंग में क्या आता है, नेचुरल डाइज आती हैं जो कि स्किन को, एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाती। नेचुरल डाइज के अंदर इंडिगो है, टर्मरिक है, मडार है, ठीक है। इंडिगो थोड़ा सा वायलेट कलर देता है, टर्मरिक पीला कलर देता है, मडार मतलब रेड ब्रिक कलर जो आता है वो मडार से आता है ना। लो इम्पैक्ट डाइज यूज करना चाहिए, वाटरलेस डाइंग यूज करना चाहिए, CO2 डाइंग, ठीक है। मतलब यहाँ पर पानी जो है, अब देखिए पानी में डाई हो गया, वो पानी तो यूज नहीं हो सकता, वो गंदा, उसे फेंकना पड़ता है ना। अब वो डाई वाला पानी देखो कितना नुकसान पहुंचाता है, किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। तो वाटरलेस डाइंग अगर यूज हो, CO2 डाइज, तो ज्यादा इको फ्रेंडली होता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस क्या क्या है किसी भी टेक्सटाइल्स की? वाटर कंजर्वेशन करना, पानी बचाइए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी, एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी यानी इस तरीके की मशीन यूज़ करी जाए जो कि कम से कम बिजली की लागत उसमें लगे, है ना। कम से कम एनर्जी लगे, कम से कम बिजली लगे, तो हम बिजली भी बचा रहे हैं। सस्टेनेबल यहाँ पर भी है। वेस्ट प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग ज़्यादा हो, वेस्ट प्रोडक्शन कम हो और रिसाइकलिंग, वेस्ट रिडक्शन हो और रिसाइकलिंग हो, ठीक है। तो यहाँ पर वेस्ट कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करना है। एक चीज़ को यूज़ करके फेंकना नहीं है, उसे दोबारा यूज़ कीजिए, ठीक है। क्लोज्ड लूप सिस्टम्स, क्लोज्ड लूप सिस्टम्स यूज़ होने चाहिए, कहीं भी लूप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आप अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई उसे वापस से ठीक करके फिर से उसे बेच सकते हैं, है ना। फैब्रिक्स अगर कहीं ख़राब हो जाते हैं तो फिर से उसे ठीक किया जा सकता है, नॉट एन इशू विद दैट, ठीक है। तो सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस यही सारी होती है थ्रू आउट द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। बैंड डाइज कौन कौन सी होती है? क्यों डाइज जो है वो बैन है? सबसे पहले तो ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है, हम भी एनवायरनमेंट का एक हिस्सा हैं एज ए ह्यूमन, तो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं, कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर फैलाने वाला, ठीक है। जो भी सब्सटेंस होता है जो कैंसर फैलाता है उसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो डाई भी कई बार कार्सिनोजेनिक हो सकती है। कॉज वाटर सॉइल पोल्यूशन, वाटर और सॉइल का पोल्यूशन हो सकता है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि पानी में आपने डाई मिक्स किया, अब कपड़े पर तो डाई हो गया बट पानी अब क्या होगा, वेस्ट जाएगा, है ना। उस पानी का कुछ यूज़ नहीं है, आपने उसे फेंक दिया, फेंकने के बाद में वो सॉइल में जाके मिल गया, तो अब सॉइल पे कुछ तो इफेक्ट डालेगा, वो डाई है, ठीक है, उसमें केमिकल्स प्रेजेंट है। कंटेन हैवी मेटल्स, कई ऐसे डाइज हैं जिनमें हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए नेचुरल डाइज को यूज़ करने के लिए एंकरेज किया गया है, ठीक है। इन्हीं वजहों की, इन्हीं चीज़ों की वजह से, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से जो है डाइज जो है वो बैंड है। कौन कौन से बैंड डाइज है, चलो आप देखते हैं। एजोडाइज मोस्ट कॉमन बैंड डाइट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बैंड एजोडाई को माना गया है। ये एक तरीके का एसिडिक डाई होता है, कैन रिलीज कार्सिनोजेनिक एरोमेटिक अमाइंस, एग्जाम्पल बेंजीडाइन ओ टोलुइडाइन, ठीक है। ये नाम है एजोडाइज के। दो एजोडाइज ऐसी होती हैं जिनको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। ये यूई में बैन है, इंडिया में बैन है। ओइकोटेक्स, ये ओइकोटेक्स एक्चुअली में एक इको लेबल है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्या है ये, ठीक है। अदर हार्मफुल डाइज कौन कौन सी होती है? डिस्पर्स डाइज जो होती हैं वो हार्मफुल हो सकती हैं, कई बार एलर्जेनिक होती है, मतलब इससे एलर्जी हो सकती है। हैवी मेटल डाइज, लेड, क्रोमियम, कैडमियम, ऐसे डाई जिसमें लेड, क्रोमियम, कैडमियम है वो भी हार्मफुल हो सकती हैं। क्लोरिनेटेड डाइज जिसमें क्लोरीन मिक्स है। सर्टन रिएक्टिव डाइज, ठीक है, कुछ रिएक्टिव डाइज होती हैं वो भी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। बट बैंड कौन सी? एजोडाइज बैंड है। फिर कंटेमिनेशन क्या होता है? सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन इन टेक्सटाइल्स, डाइंग यूनिट्स, ठीक है। कंटेमिनेशन कैसे कैसे हो सकता है? डाइंग यूनिट्स, ब्लीचिंग, प्रिंटिंग में, फिनिशिंग केमिकल्स में, डिटर्जेंट और सनफेक्टेंट से हो सकता है कंटामिनेंट्स। मतलब यहाँ पर कपड़ा खराब हो सकता है, तो कितने अमाउंट में यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो प्रोसेस होती है जिसमें कंटामिनेशन हो सकता है टेक्सटाइल्स का। पॉल्यूटेंट्स कितने तरीके के होते हैं? पॉल्यूटेंट्स यानी कि अब आप देखिए कि डाई में भी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, फिनिशेस में भी पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि फिनिशेस भी हम कुछ ऐसी यूज़ करते हैं जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं जो कि ख़राब करते हैं, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं? अगर हम कपड़े की बात करें तो सबसे पहला है केमिकल्स, एसिड, अल्कली सॉल्ट्स, ठीक है।
ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं और ये सारे के सारे एनवायरनमेंट को चोट पहुंचा सकते हैं। फिजिकल में ऑयल, सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सारे। टॉक्सिक में हैवी मेटल्स जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि लेड, कैडमियम, मरकरी, ये सारे प्रेजेंट नहीं होने चाहिए डाई में, ठीक है। बायोलॉजिकल में हाई बीओडी या स्लैश सीओडी। अब ये हाई बीओडी और सीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, ठीक है। ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो हाई ऑक्सीजन लगता है, ठीक है। हाई बीओडी, हाई सीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा केमिकल यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होगा उसको तोड़ने के लिए, और उतने ज़्यादा टूटने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, विच इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, है ना। तो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बना रहे, बिकॉज हम एज अ ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, है ना। तो यही होता है। तो ये किस तरीके, ये भी एक तरीके का पॉल्यूटेंट है जो कि एनवायरनमेंट को इफेक्ट पहुंचाता है थ्रू टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल कंटामिनेशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट होता है। ऑब्वियस सी बात है, कई बार ऐसे आपने देखा होगा कि फैक्ट्रीज जो है वो काफ़ी बड़ी होती हैं, ठीक है। वहाँ पर डाइज जो है, अगर वाटर डाई यूज़ हुआ है, वो फिर वाटर को क्या करते हैं, वो जाकर के उसे पानी में छोड़ देते हैं, या फिर सॉइल के थ्रू नीचे वो चला गया और पास में ही अगर कोई पॉन्ड या रिवर है तो उसमें जाकर के वो मिक्स हो जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ यानी मछली होगी, छोटे छोटे जो भी जानवर होते हैं पानी के, उन सबको इफेक्ट होता ही है, ठीक है। हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ हजार्ड्स, ये भी ऑब्वियसली बात है, ह्यूमन हेल्थ हजार्ड भी होंगे, ठीक है। फ्यूम्स निकलती हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से इश्यूज आ सकते हैं, एलर्जीज हो सकती है, एलर्जेंस काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पॉल्यूटेंट्स जहाँ जहाँ भी प्रोडक्शन में प्रेजेंट होते हैं, वेदर इट इज़ डाई, वेदर इट इज़ फिनिशेस, वेदर इट इज़ प्रोसेसिंग के टाइम पर, ये सारे पॉल्यूटेंट्स का दिमाग में बहुत ध्यान रख के चलना पड़ता है कि इसको हम कम से कम यूज़ करें और एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना पहुंचाएं। अब एफ्लुएंट ट्रीटमेंट क्या होता है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, ये क्लीन्स वेस्ट वाटर बिफोर रिलीज, इन्वॉल्व्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अब पानी जो होता है, अगर आपने पानी में मान लीजिए फिनिश यूज़ करी है या आपने डाई यूज़ करी है, कुछ भी आपने यूज़ किया है, तो उसके पहले एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है? वेस्ट वाटर को क्लीन करके रिलीज करता है, जो कि हमेशा यूज़ होना चाहिए सब जगह पर, जहाँ पर भी अगर हम डाइंग की बात कर रहे हैं या टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। सबसे प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? स्क्रीनिंग होती है, सेडिमेंटेशन होता है, कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन होता है, ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर पानी है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि गंदा पानी है, आपने डाई किया है, ठीक है, विद द यूज़ ऑफ एग्जाम्पल, आपने कोई कपड़ा जो है उसको डाई किया है, पानी में डाई को मिक्स किया है, रेड कलर आपने अपने कपड़े में किया है, ठीक है। अब वो पानी क्या हुआ, उसको सही करना पड़ेगा, उसको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो डाई के साथ में जो केमिकल है वो भी अगर आप फेंक देंगे तो वो जाकर के मिट्टी ख़राब करेगी, वो एरिया ख़राब होगा। अगर वो पानी में मिक्स हो गया तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी इश्यूज़ होंगे, है ना। तो क्या किया जाता है? सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब है यहाँ पर कि चेक किया जाता है पानी को, कितना क्वांटिटी है, कितना क्वांटिटी में उसमें डाई मिक्स किया गया है, ठीक है। फिर होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन यानी कि कुछ इस तरीके से प्रोसेस किया जाता है कि जो डाई है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। अगर उसमें कोई हैवी मेटल्स है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत ही घरेलू नुस्खा है कि अगर पानी गंदा आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा एलम का टुकड़ा डाल देते हैं, फिटकरी जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, सारा डर्ट जो होता है पानी का वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। बस उसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं, नीचे बैठ जाना। कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। कोएगुलेशन का मतलब है सारा इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है एक जगह, फिर आप उसको इजीली रिमूव आउट कर सकते हो। ऑयल एंड ग्रीस भी रिमूवल होता है, अगर उस पानी में ऑयल और ग्रीस मिक्स है तो उसे भी रिमूव किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक्टिवेटेड स्लज, एरिएटेड टैंक्स रिड्यूसेस बीओडी एंड सीओडी। बीओडी सीओडी रिड्यूस करने के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। स्लज एक्टिवेट किया जाता है। स्लज एक्टिवेट का मतलब होता है, तो आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आप समझिए कि जब हम बायोगैस बनाते हैं, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं, जितना भी कचरा कूड़ा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जितना भी आपका जो भी जिस
जिस भी वाटर को ट्रीट करना है, किसी भी चीज़ को ट्रीट करना है, उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है, उसे स्लज बना, मतलब उसका इकट्ठा करके सारा कचरा बनाया जाता है, ठीक है, स्लज बनाया जाता है। उसके बाद एरिएटेड टैंक्स में डाल जाता है। एरिएटेड टैंक्स मतलब कि ऑक्सीजन का आना जाना उसमें रहेगा, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, बीओडी और सीओडी रिड्यूस होता है। मैंने आपको बताया बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो कम किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो एक तरीके से एक मैनुअर टाइप स्ट्रक्चर अगर आपने बना दिया उसका, ठीक है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीओडी और बीओडी को कम कर सके, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, कार्बन फिल्ट्रेशन होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, यूवी क्लोरीन डिसइंफेक्शन होता है, कलर ओडोर रिमूवल होता है, ठीक है। अब ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग प्रोसेस के थ्रू होता है। कार्बन फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आई थिंक आपको पता होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो एक लोअर कंसंट्रेशन होता है, एक हायर कंसंट्रेशन होता है, थ्रू मेम्ब्रेन जो है हायर कंसंट्रेशन की तरफ सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। यूवी क्लोरीन डिसइंफेक्शन यानी कि यहाँ पर क्लोरीन को हटाया जाता है, ठीक है। कलर और अडोर को हटाया, अडोर यानी कि खुशबू जो होती है उसकी, या बदबू जो भी आप कह सकते हैं, उसको हटाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 प्रोसेसेस होते हैं जिसकी वजह से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर वेस्ट वाटर जो है उसे क्लीन किया जाता है। फिर है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, नो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज और वाटर इज रिसाइकल्ड सॉलिड सेफली रिमूव्ड, ठीक है। यहाँ पर जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज नहीं किया जाता, सारा रिसाइकल होता है। क्लीन करने के बाद में उसे फिर से यूज़ किया जाता है, जिस भी पर्पस के लिए यूज़ किया, फिनिश के लिए यूज़ किया या फिर उसे डाई के लिए यूज़ किया, वापस से वाटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सॉलिड जो है उन्हें निकाल दिया जाता है वाटर में से। इको लेबल्स और इको मार्क्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, आई थिंक हमने जब फूड स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, आपको याद होगा अगर फर्स्ट यूनिट में, हमने देखा था कि हर खाने के साथ में लेबल आता है ना, वेदर इट इज़ वेज और नॉन वेज, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक, है ना, वेदर FSSAI सर्टिफाइड है या नहीं है। वैसे यहाँ पर टेक्सटाइल्स के साथ में भी होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन होता है, इको लेबल, इको अगर बात हो रही है तो जो भी प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटली सेफ है या नहीं है, एनवायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सर्टिफिकेशन एनवायरमेंटली सेफ प्रोडक्ट इंडिकेट्स लो पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इको लेबल लगा है या इको मार्क लगा है वो क्या बताएगा कि लो पोल्यूशन फैला है इसके प्रोडक्शन में और सस्टेनेबल प्रोडक्शन में, मतलब लंबे टाइम तक के लिए चलेगा, एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, ठीक है। इको मार्क कौन कौन से होते हैं टेक्सटाइल्स के लिए, मतलब क्यों होते हैं टेक्सटाइल्स के लिए, टू क्वालिफाई नो टॉक्सिक डाइज, नो कार्सिनोजेनिक एजोडाइज, लिमिटेड हैवी मेटल, सेफ पीएच, लो बीओडी सीओडी इन एफ्लुएंस, ठीक है। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट हो चुका है, मतलब पानी वेस्ट वाटर यूज नहीं हुआ है, पीएच जो है वो सेफ है स्किन के लिए, ह्यूमन के लिए, हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए हैं इसके प्रोडक्शन में, कार्सिनोजेनिक एजोडाइज यूज़ नहीं हुए हैं, टॉक्सिन डाइज यूज़ नहीं हुई हैं, इसीलिए इको मार्क होता है टेक्सटाइल्स में ये चीज़ें बताने के लिए। ओके, अब कौन कौन से इको मार्क हैं जो कि इंडिया में हैं, ठीक है। इको मार्क टेक्सटाइल्स के लिए एक ही है जो कि बिस ने दिया था 1991 में टेक्सटाइल्स के लिए, ठीक है। किसके साथ में, MOEFCC के साथ में। MOEFCC क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड केमिकल, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, अंडरस्टूड। ये क्या इंश्योर करता है, एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंश्योर करता है, ठीक है। अब आप इसको कपड़े पर अगर आप देखोगे बिस्मार्क तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का ये इको मार्क है जो कपड़ों पर रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल इको लेबल्स क्या है, इंटरनेशनल यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अब किसकी, इंडिया के बाहर भी, मतलब ऑल ओवर जो चलता है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी सब जगह चलता है जो, ठीक है। तो सबसे पहला है एकोटेक्स स्टैंडर्ड 100, ठीक है। एकोटेक्स पीछे भी आया था, ये एक्चुअली में ट्रेडमार्क होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड टेस्टिंग का, जैसे कि हमारा ISO स्टैंडर्ड 900 है, वो भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वैसे ये एकोटेक्स जो है वो टेक्सटाइल्स के लिए होता है, ठीक है। GOTS EU इको लेबल, ब्लू साइन,
ऐसा करके इसका साइन होगा, फेयर ट्रेड टेक्सटाइल लेबल्स। ठीक है, ये सारे इंटरनेशनल इको लेबल्स हैं, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड ये सारे लेबल्स जो है वो चलते हैं कपड़ों पर। चलिए दैट्स इट। तो अब हम डिस्कस करें, क्योंकि ये यूनिट का टॉपिक जो 8th टॉपिक है ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पीछे किसी भी टॉपिक पर डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, ठीक है। तो अब क्वेश्चन 1 जो है वो मैंने जून 23 के पेपर से उठाया है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कवर किया था जब हम डाई के बारे में डाइज के बारे में पढ़ रहे थे। विच डाई इज बैन टू बी यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, अभी हमने पढ़ा रिसेंटली एजो डाइज हैं। ठीक है, एसिड डाइज, बेसिक डाइज, वैट डाइज, ये भी हम पढ़ चुके हैं जब हमने डाइज के बारे में पढ़ा था। तो बैन हुआ कौन सा डाइज है? एजो डाइज है, क्योंकि बहुत ही कॉमनली बैंड है ये। ठीक है, बाकी सारे नहीं है इतना। करेक्ट, एजो डाइज है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 23 पेपर। ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें मैंने बताया था आपको इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमें ध्यान से असर्शन और रीजन पढ़ना है। ठीक है, असर्शन पढ़ना है सबसे पहले। अडॉप्टिंग इको फ्रेंडली मेथड्स एंड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस फॉर डाइंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस इन टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स मेकिंग कैन सेव द रिसोर्सेज ऑफ द नेचर एंड रिड्यूस केमिकल लैंडफिल इन अ बिग वे। बिकॉज ठीक है, जब भी रीजन आता है तो हम बिकॉज लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बिकॉज बायोडिग्रेडेबल डाइज डू नॉट रिक्वायर हैवी मेटल्स, amines and inorganic salts, hence they do not easily get decomposed without leaving any landfill in the environment। ये भी क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला असर्शन तो सही है, बट बिकॉज जो है नीचे सेट नहीं हो रहा। बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेंस दे डू नॉट इजिली गेट डिकम्पोज्ड, बट एक्चुअली में बायोडिग्रेडेबल डाइज इजिली डिकम्पोज होती हैं। ठीक है, दे डू गेट इजिली डिकम्पोज्ड। तो रीजन जो है वो हमारा गलत हो गया है। ठीक है, असर्शन सही है, रीजन गलत है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड वन। ओके, third one is the correct answer. A is correct but R is not correct. ठीक है, eco-friendly and biodegradable dye printing reduce chemical load and save resources, which is true. But biodegradable dyes do not require heavy metal, amines and organic salts, and they easily decompose without leaving harmful landfill. Statement क्या कहता है? Do not easily decompose, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो R यहाँ पर रीजनिंग जो है वो हमारा रॉन्ग हो गया। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने लिया है जून 2019 के पेपर से। ये पूछ रहे हैं कि कॉटन फैब्रिक्स आर डाइड विद रिएक्टिव डाइज विदाउट क्रिएटिंग एनी पोल्यूटेड एफ्लुएंस बिकॉज रिएक्टिव डाइज रिएक्ट विद द फाइबर मॉलिक्यूल्स बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब रीजन ये है कि रिएक्टिव डाइज, स्टेटमेंट ये है कि कॉटन डाइज जो कॉटन फैब्रिक्स जो होते हैं वो डाई होते हैं रिएक्टिव डाइज से विदाउट क्रिएटिंग एनी पॉल्यूटेड एफ्लुएंट, क्योंकि रिएक्टिव डाई क्या करता है? फाइबर्स के मॉलिक्यूल्स के साथ में जुड़ जाता है बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्टिव डाइज हमने पीछे पढ़ा था कि ये पॉल्यूटेड एफ्लुएंट्स रिलीज करते हैं। ठीक है, ये कुछ, क्योंकि हमने पढ़ा था कुछ हार्मफुल डाइज में रिएक्टिव डाइज का भी नाम था। ठीक है, हार्मफुल है, पॉल्यूशन ये भी फैलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए वाला जो है हमारा असर्शन वो गलत हो गया है। ओके, तो ए इनकरेक्ट है बट आर जो है वो करेक्ट है। रिएक्टिव डाइज बॉन्ड करते हैं फाइबर्स के साथ में, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। ए इज इनकरेक्ट एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, कॉटन फैब्रिक डाइड विद रिएक्टिव डाइज विदाउट क्रिएटिंग एनी पॉल्यूटेड इन्फ्लुएंस, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स यूज होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड डाई यूज होता है, उसमें हाई सीओडी और बीओडी लोड होता है, इसलिए रिएक्टिव डाइज जो हैं वो हाईली पॉल्यूटेड एफ्लुएंस है। ठीक है, और आर जो है वो सही है। रिएक्टिव डाइज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद सेलुलोज बाय एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी। 9th टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नर्चर नेट को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। मुझे कमेंट्स करते रहिए, बताते रहिए। आपको कुछ डाउट है, कुछ टॉपिक अलग से कवर करना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। एंड ऑल्सो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, जैसे ही दिसंबर वाला साइकिल हमारा होम साइंस का कंप्लीट होगा, पेपर कंप्लीट होगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ माई पर्सनल
कोचिंग क्लासेस फॉर NTA होम साइंस एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेज कीजिए। ओके, आई विल शेयर फर्दर डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।